आपको बता दें लखनऊ से, जहां कोविड टीकाकरण के प्रोत्साहन को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। बताते चलो उत्तर प्रदेश में चलाई गई अनोखी योजना 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित होगा कार्यक्रम। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए निकाली जाएगी लॉटरी। 7 अप्रैल को पहली बार निकाली जाएगी लॉटरी। 25,000 से कम वैक्सीनेशन वाले जिलों में 4 उपहार, 25 से 50,000 के बीच वाले जिले में 6 उपहार और 50,000 से अधिक जिलों में 8 उपहार दिए जाएंगे। तो टीकाकरण को लेकर बड़ी पहल लखनऊ में की जा रही है, जहां 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित किया जाएगा ये कार्यक्रम। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। 7 अप्रैल को पहली बार ये लॉटरी निकाली जानी है। 25,000 से कम वैक्सीनेशन वाले जिलों में 4 उपहार दिए जाएंगे और 25 से 50,000 के बीच वाले जिलों में 6 उपहार दिए जाएंगे और 50,000 से अधिक वाले जिलों में 8 उपहार दिए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। आसिफ, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास, क्योंकि एक अनोखी तरह की ये पहल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, सुधीर बता दूं कि जिस तरह से जो है कोरोना वैक्सीन को लेकर जो है अफवाह भी फैलाई जा रही है और तमाम तरह के जो है टीका लगवाने के नाम पर लोग एक दूसरे को बरगला रहे, उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए जो है एक अनूठी पहल शुरू की गई है। टीकाकरण प्रोत्साहन को लेकर एक योजना चलाई जा रही है, जिसमें 7 अप्रैल को विश्व स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिस पर 7 अप्रैल को पहली बार लॉटरी निकाली जाएगी और 25,000 से कम वैक्सीनेशन वाले जिलों में 4 उपहार, 25,000 से 50,000 के बीच वाले जिले में 6 उपहार दिए जाएंगे। साथ ही साथ 50,000 से अधिक जिलों में 8 उपहार दिए जाएंगे। इससे जो है इस तरह से जो जागरूकता है और प्रोत्साहन के लिए जो कदम उठाया गया है, यह जो है काफी जो है सराहनीय भी माना जा रहा है और एक अनूठी पहल है कि लॉटरी के जरिए जो है जो जिस जिले में जो है कोरोना वैक्सीन लगवाने में अधिकारी जो है लापरवाही बरत रहे हैं, तो इसको लेकर यह रणनीति अपनाई गई है और माना जा रहा है कि यह काफी सफल होगी और अधिकारी भी जो है इसको वैक्सीनेशन के लिए जो है पूरी तरह तैयार रहेंगे और प्रोत्साहन देंगे, साथ ही साथ आम लोग भी जो है इसका फायदा उठा सके। मतलब इस तरीके की पहल जो सरकार कर रहा है, जो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, वो लोगों के अंदर टीकाकरण को लेकर जो डर है, शायद उस डर को निकालने के पीछे ही एक तरह की ये पहल की जा रही है प्रशासन द्वारा। जी बिल्कुल सुनी, जो है जो रणनीति अपनाई गई है और जो मॉडल तैयार किया गया है, इससे जो है वैक्सीनेशन में काफी जो है सहूलियतें मिलेंगी और लोग जो है जागरूक होंगे। साथ ही साथ जो अधिकारी हैं वह भी जो है जी जान से जुट जाएंगे कि उन्हें प्रोत्साहन उपहार जो मिलेंगे वह जो है एक अपने आप में उनके लिए एक उपलब्धि भी रहेगी। जी बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता आसिफ बेग। तो आपको बता दें यूपी में एक अनोखी योजना की शुरुआत की गई है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। 7 अप्रैल को पहली बार ये लॉटरी निकाली जानी है। 25,000 से कम वैक्सीनेशन वाले जिलों में 4 उपहार दिए जाएंगे। 25 से लेकर 50,000 के बीच वाले जिलों में 6 उपहार होंगे और तो वहीं 50,000 से अधिक जिलों में 8 उपहार दिए जाएंगे। लॉटरी के माध्यम से ये उपहार लोगों को दिए जाने हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी के लखनऊ की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने वहां कोरोना का टीका भी लगवाया। आपको बता दें मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। कोरोना संक्रमण का दर तेजी से बढ़ता ही जा रही है, जिसको देखते हुए ही सीएम योगी ने कोरोना का टीका लगवाया है। तो हम आपको इस अस्पताल की तस्वीर दिखा रहे हैं लखनऊ के, जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना का टीका लगवाया है। आप तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ को टीका लगवाते हुए साफ तौर पे देख भी सकते हैं। लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ा है और अभी भी कोरोना टीका को लेकर लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर है। लोग इतने जागरूक नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कम तादाद में टीकाकरण किया जा रहा है, जिसे देखते हुए ही सूबे के मुखिया ने भी फैसला लिया ताकि अगर वो भी टीका लगवाते हैं तो जो लोगों का एक डर है वो निकाल सकें।
तो ये तस्वीर हम आपको यूपी के लखनऊ की दिखा रहे हैं, जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया है। तो वहीं बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद यूपी के 2 जवानों की शहादत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक प्रकट किया है। आपको बता दें, इस नक्सली हमले में अयोध्या निवासी श्री राजकुमार यादव और चंदौली के निवासी श्री धर्मेंद्र कुमार शहीद हुए हैं, जिनके नाम पर उनके पैतृक गांव की सड़क बनेगी और शहीदों के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। साथ ही साथ परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो आपको बताते चले, बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए यूपी के 2 जवानों की शहादत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक प्रकट किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये लोग शहीद हुए हैं, जो जवान शहीद हुए हैं 2, उनके परिवार को उनके एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, इनके नाम पर पैतृक गांव में सड़क भी बनाई जाएगी और साथ ही परिजनों को 50 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा। पैतृक गांव में सड़क बनवाने की बात कही गई है। आपको बता दें, बीजापुर नक्सली हमले में शहीद यूपी के 2 जवानों की शहादत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शोक प्रकट किया है। इस नक्सली हमले में अयोध्या निवासी श्री राजकुमार यादव और चंदौली के निवासी श्री धर्मेंद्र कुमार शहीद हुए, जिनके नाम पर अब उनके पैतृक गांव की सड़क बनेगी और शहीदों के परिजनों को 50 लाख रुपए का आर्थिक सहायता भी दिया जाएगा और साथ ही परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जानी है। तो वहीं पंजाब की रोपड़ जेल में बंद यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की तैयारी हो रही है। उससे पहले बाराबंकी से लाई गई मुख्तार अंसारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्बुलेंस रोपड़ के पास एक ढाबे पर मिली है। इस एम्बुलेंस के साथ अंसारी के गुर्गे ने छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की है। आपको बता दें, पंजाब की रोपड़ जेल में बंद यूपी का बाहुबली विधायक पिछले दिनों मोहाली कोर्ट में पेश हुआ था और इस दौरान उसे जिस यूपी नंबर की एम्बुलेंस से मोहाली कोर्ट लाया गया था, वो निजी एम्बुलेंस निकली थी। अब यहां एम्बुलेंस पंजाब के रोपड़ के पास एक ढाबे पर मिली और यह एम्बुलेंस लावारिस हालत में भी मिली है। मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस के मामले की जांच के लिए रविवार को ही बाराबंकी पुलिस रोपड़ पहुंची थी और यूपी पुलिस के आने से पहले ही अंसारी के गुर्गो उस एम्बुलेंस को खुर्द-बुर्द करने में लग गए थे। हालांकि शायद पुलिस के आने की सूचना अधिकारियों को पहले से ही मिल गई थी, इसलिए वो ढाबे पर एम्बुलेंस को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के प्रतापगढ़ की, जहां अवैध शराब पर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रतापगढ़ अवैध शराब का हब बन गया है। यहां अवैध शराब का धंधा जोरों पर है। पिछली सरकारों में अवैध शराब के धंधे के ऊपर लोगों का संरक्षण था, वहीं योगी सरकार में किसी की दाल गलती नजर नहीं आ रही है। वहीं अच्छे काम कर रहे पुलिसकर्मियों की पीठ भी थपथपाई जा रही है और साथ ही प्रतापगढ़ में अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई से जहरीली शराब के सौदागर पकड़े जाएंगे, ये काला कारोबार बंद होगा, ये कहना है उनका। आपको बता दें कि बीते 3 दिनों के भी अंदर ही प्रतापगढ़ पुलिस ने कुंडा इलाके में 3 अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक की शराब और उपकरण बरामद किया था और साथ ही इस दरमियान पुलिस ने शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया था। तो प्रतापगढ़ में लगातार पुलिस दबिश दे के अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर रही है। पिछले 4 दिनों से ये कार्रवाई की जा रही है, जहां करोड़ों रुपए की अवैध शराब को बरामद कर लिया गया है। हालांकि शराब बरामद होने के बाद अब कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह का एक बड़ा बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रतापगढ़ अवैध शराब का हब बन गया है। यहाँ अवैध शराब का धंधा जोरों पर है। जहां पिछली सरकारों में अवैध शराब के धंधे के ऊपर लोगों का संरक्षण था, वहीं योगी सरकार में किसी की दाल गलती नजर नहीं आ रही है, ये कहना है उनका। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे काम कर रहे
पुलिसकर्मियों की पीठ भी थपथपाई जा रही है और साथ ही प्रतापगढ़ में अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई में जहरीली शराब के सौदागर पकड़े जाएंगे। ये काला कारोबार जरूर बंद होगा। देखिए, प्रतापगढ़ शराब के गलत व्यवसाय का हब बन गया है और पूरे प्रतापगढ़ में अवैध शराब का धंधा जोरों पर है। मुझे खुशी है कि प्रयागराज जोन के अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और सभी जनपदों के पुलिस अधीक्षक, जिसमें प्रतापगढ़ जिले में पिछले 10 दिनों में हमारी पुलिस ने बहुत ही प्रभावी, बहुत ही बेहतर ढंग की कार्रवाई शराब माफियाओं के खिलाफ शुरू की है और उसमें कामयाबी हासिल हुई है। मैं अपने जनपद के पुलिस के प्रयास की मैं सराहना करता हूं और मुझे तो लगता है कि जिस निष्ठा से गलत शराब व्यवसाय पर पुलिस का शिकंजा कसा है, उसमें प्रतापगढ़ के अन्य भागों में भी जो इस तरह के शराब तस्कर हैं, जहरीली शराबों के सौदागर हैं, ये सब पकड़े जाएंगे और सारा ये काला धंधा बंद होगा। ये मेरा विश्वास है। देखिए, प्रतापगढ़ अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां कोविड अस्पताल की लचर व्यवस्था सामने आई है। आपको बता दें, कोरोना काल के दौरान जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। इस लापरवाही के कारण कोरोना मरीज घंटों अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में तड़पता रहा, जिंदगी और मौत के बीच में जूझता रहा। लेकिन आपको बताते चले कि अस्पताल की डॉक्टर ने मरीज को देखने से मना कर दिया, जिसके बाद इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बाहर कोविड का मरीज घंटों तड़पता रहा है। बताया जा रहा है कि सीतापुर रोड एटा का रहने वाला मरीज कृपाशंकर शुक्ला है। तो आपको बता दें, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं यूपी के उस अस्पताल की, जहां आप देख सकते हैं कि अस्पताल के बाहर ये एम्बुलेंस खड़ी है और इस एम्बुलेंस में मरीज है जो कि कोविड संक्रमण से पीड़ित बताया जा रहा है। हालांकि आलम यह है अस्पताल के प्रशासन का कि डॉक्टरों ने इस मरीज को देखने से मना कर दिया। राजधानी में कोविड अस्पताल में काफी लापरवाही देखने को मिल रही है। अस्पताल के डॉक्टर ने मरीज को देखने से मना किया है। ये तस्वीर और ये जो पूरी घटना है वो यूपी के लखनऊ की है। इस लापरवाही के कारण कोरोना मरीज घंटों अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में तड़पता रहा और जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। लेकिन आपको बता दें कि अस्पताल के डॉक्टर ने मरीज को देखने से साफ मना कर दिया। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बाहर कोविड की मरीज घंटों तड़पता रहा है। आपको बताते चले कि सीतापुर रोड एटा का रहने वाला ये मरीज है और इसका नाम कृपाशंकर है। खबर यूपी के औरैया से, जहां पर अपनी ही की गई कार्रवाई का जवाब देने से जिला प्रशासन बसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, सपा एमएलसी नेता कमलेश पाठक ने विद्यालय के ध्वस्तीकरण के मामले में एडीएम ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने सरकार की जगह मीडिया को नेगेटिव माइंड बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं अपर जिलाधिकारी के पद पर तैनात रेखा एस चौहान और उनके साथ मौजूद एसडीएम सदर रमेश चंद्र ने मामले पर जानकारी मांगी गई तो वो भी कुछ कहने से साफ तौर पर बचते हुए नजर आए, जिसके बाद अधिवक्ता हत्याकांड के आरोपी में जेल में बंद है। विद्यालय के ध्वस्तीकरण का ये पूरा मामला आपको बता दें यूपी के औरैया से है। अपने ही जारी किए गए बयान से अब प्रशासन जो है वो पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने आज अपने राजनीतिक विद्वेष भावना के तहत इसको गिराया और रविवार का दिन चुना ताकि न्यायालय भी बंद है, विद्यालय भी बंद है। किसी भी तरीके का कोई नोटिस, कोई भी पूर्व सूचना हम लोगों को नहीं दी गई। हम अपने घरों में सो रहे थे, अचानक से जेसीबी और पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स आकर खड़ा हुआ और बुलडोजर से इस पर चलने लगा। ये पूरी तरीके से सरकार की वैमनस्यतापूर्ण कार्रवाई है, जिसका समय आने पर करारा जवाब भी दिया जाएगा। इसके लिए सरकार में बैठे लोगों को तैयार रहें।
खबर यूपी के रामपुर से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 32 लाख रुपए की शराब के साथ एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मिलक के भसौड़ी शरीफ के पास एक ट्रैक्टर में 1000 देशी शराब की पेटी बरामद की है और इस मामले में एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 लोग भागने में सफल हो गए। पुलिस आगे तीनों अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार पकड़ी गई शराब लगभग 32 लाख रुपए की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 32 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद किया। इस दरमियान पुलिस ने एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन 3 जो आरोपी थे वो मौके का फायदा उठाकर भागने में भी कामयाब रहे। जनपद रामपुर में थाना मिलक पुलिस व आबकारी की ज्वाइंट टीम ने आज एक कैंटर को पकड़ा। कैंटर में हमें करीब 1000 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। शराब पे मार्किंग जो लगी है वो ब्रांड की लगी हुई है। इसमें एक आदमी को अरेस्ट किया है और उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख के आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। इसकी मार्केट वैल्यू अराउंड 32 लाख से 32 लाख रुपया है। खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां पंचायत चुनाव से पहले पुलिस लगातार अपराधियों और गैरकानूनी काम करने वाले लोगों पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। ऐसे में मैनपुरी पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार पांडे और क्षेत्र अधिकारी अमर बहादुर ने कुशल नेतृत्व में किशनी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के कुसमरा से रायहार धीरपुर जाने वाले मार्ग से अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया, जिसमें पुलिस ने मौके पर एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने अदबने देसी तमंचे और तमंचे बनाने का उपकरण भी बरामद किया। बताते चले पकड़ा गया आरोपी पहले भी हत्या, शराब और अवैध शस्त्र फैक्ट्री के मामले में जेल जा चुका है। आरोपी पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुटी हुई है। कई दिनों से मुखबिर की सूचना पे और हमारे व्यक्तिगत इंटेलिजेंस के आधार पे इस अपराधी के खिलाफ हम लोग लगे हुए थे। इसके ऊपर 15 मुकदमे हैं, इसमें हत्या के हैं, 307 के हैं, आबकारी के हैं। इसके पूर्व में भी एक बार ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुका है। आज किशनी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बने और अधबने तथा तमंचा बनाने के जो भी औजार है, इसको बड़ी मात्रा में। तो वहीं नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। आपको बता दें पूरा मामला सेक्टर 57 के पास का है, जहां पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों के साथ पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। आपको बताते चले इस दरमियान पुलिस ने दिल्ली का चर्चित दुर्गेश गैंग का एक एक्टिव मेंबर अमित को गिरफ्तार किया है। तो वहीं इस दौरान पुलिस ने बदमाश के पास से बाइक, 11 मोबाइल, 2 तमंचा भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं यूपी के अमेठी की, जहां अमेठी के भादर ब्लॉक के गोकुला परसाई गांव में भीषण आग लग गई, जिससे घर में रखा गेहूं सहित घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने ग्रामीणों की मदद के साथ आग पर काबू पाया। अगली खबर रायबरेली से, जहां रायबरेली के शहर कोतवाल इलाके में आने वाले कलेक्टर परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। आपको बता दें निलंबन कार्यालय के सामने वकील के चैम्बर में भीषण आग लगी है, जिससे कई वकीलों के चैम्बर भी जलकर राख हो गए। तो वही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। परिसर में यह आग लगी है। हालांकि आग किस वजह से लगी है इस बात का पता नहीं चल पाया। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी और आग लगने की वजह से वकीलों के जो कई चैम्बर थे वो भी जलकर खाक हो गए। हालांकि घटना की जानकारी जैसे ही फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को मिली, मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। ये तस्वीर यूपी के रायबरेली के कलेक्ट्रेट ऑफिस की है। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है और आग लगने की वजह से कई वकीलों के जो चैम्बर थे वो भी जलकर राख हो गए।
तो वहीं बसपा ने लखनऊ जिला पंचायत सदस्य चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बसपा के जिला अध्यक्ष अखिलेश अंबेडकर ने रविवार को ये सूची जारी की। लिस्ट के मुताबिक वार्ड नंबर 1 से शशि पाल, वार्ड नंबर 4 वीरेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 5 से पुष्पा रावत, वार्ड नंबर 6 से आशीष रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। और इसी तरीके से वार्ड नंबर 8 संतोष कुमारी, वार्ड नंबर 9 से अनिल कुमार, वार्ड नंबर 10 से आरती कश्यप और वार्ड नंबर 11 से मोहम्मद यूसुफ। वार्ड नंबर 12 की अगर बात की जाए तो वहां से कुमुद सिंह है, वार्ड नंबर 13 से नीतू रावत है, वार्ड नंबर 14 से मोहम्मद रिजवान है, वार्ड नंबर 17 से सरिता को उम्मीदवार बनाया गया है, वार्ड नंबर 19 से अमरेंद्र भारद्वाज, वार्ड नंबर 20 से विनोद शर्मा, वार्ड नंबर 21 से धर्मेंद्र कुमार और वार्ड नंबर 25 से महादेव यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बसपा ने अपनी सूची जारी कर दी है। बताते चले बीते रविवार को यानी कि कल इस सूची को जारी किया गया। बसपा ने लखनऊ जिला पंचायत सदस्य चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। बसपा के जिला अध्यक्ष अखिलेश अंबेडकर ने रविवार को ये सूची जारी की और लिस्ट के मुताबिक इसमें सभी किस वार्ड से कौन से सदस्य चुनाव लड़ेंगे, सभी का जो नाम है अब वो सामने आ गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश की कुशीनगर से, जहां पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस का एक्शन मोड देखने को मिल रहा है। आपको बता दें यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है, तो वहीं पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। पंचायत चुनावों को सकुशल करवाने के लिए पुलिस ने चौकीदारों को जागरूक किया, तो वहीं चौकीदारों को पंचायत चुनाव की सुरक्षा देते हुए कहा गया है कि अगर कोई अराजक तत्वों या कोई चुनाव करवाने में बाधा डालता है तो तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की, जहां नरसिंहदत्त के खिलाफ एएमयू छात्रों ने मार्च निकाला है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एएमयू छात्र नेता फरमान जुबेरी की अगुवाई में पैगंबरे इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा को लेकर विवादित बयान देने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू में छात्रों ने मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। तो वहीं इस प्रदर्शन के दौरान छात्र संघ ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। फरहान ने कहा है कि हमारे नबी के बारे में विवादित बयान देने वाले नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, उनके लिए कानून बनाया जाए ताकि कोई इस तरह के बयान ना दे सके। 2021 को श्री नरसिंहानंद सरस्वती जो डासना गाजियाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने दिल्ली प्रेस क्लब पर ये पैगाम इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसको लेकर आज नाज़िम एएमएन के हैं, इन्होंने एक ज्ञापन दिया है जो शांतिपूर्वक आज ज्ञापन ले गया है और ये लोग अपने घर को जा रहे हैं। इन लड़कों ने एक मेमोरेंडम दिया है जो अभी आपने सुना होगा रिसेंटली, स्वामी नरसिम्हा राव ने एक स्टेटमेंट दिया है जो हमारे यहाँ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिग्निटी और स्टेटस के बिल्कुल खिलाफ कंटेम्प्चुअस स्टेटमेंट दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़के उस स्टेटमेंट से बहुत ही एजिटेटेड फील कर रहे हैं और उन्होंने अपनी फीलिंग को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इस मेमोरेंडम के थ्रू करने की कोशिश किया है और उन्होंने डिमांड किया है जो स्टेटमेंट कंटेम्प्चुअस स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल टोटली गलत है और इसलिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हिंदुस्तान के कानून के एतबार से की जाए। देखिए सीधी सी बात है, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस मनहूस ने, जिस 2 कौड़ी के इंसान ने जिसका नाम यति नरसिंहानंद है, उसने जो अनाप शनाप बोला है उसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पे एक एहतजाज दर्ज किया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम के थ्रू ये कहा है, उनसे दरख्वास्त की है कि इस इंसान को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग किसी भी धार्मिक किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, किसी भी धार्मिक या धर्म गुरु या फिर नबी या फिर कोई भी मतलब जो जिन लोगों पे हमारा फेथ है उन लोगों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकते हैं तो उन लोगों के खिलाफ एक ऐसा कानून बनाया जाए ताकि इस तरीके से किसी के करने पर कोई हिंसा ना भड़के, क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटीज़ से हो सकता है कि जगह जगह हिंसाएं भड़क जाएं।
खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं यूपी के महाराजगंज की, जहां महाराजगंज में दादी पोते के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली खौफनाक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि यहां एक पोते ने अपनी दादी की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि भारी वैसी निवासी विशाल अपनी दादी से पैसा मांग रहा था। पैसा ना मिलने के कारण उसने दादी को इतनी बेरहमी से पीटा कि जिससे दादी की मौत हो गई। बताते चले कि पिटाई से बुरी तरह जख्मी सदोहदरा देवी को आनन फानन में परिजनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सहोदरा देवी नाम की एक वृद्ध महिला थी, लगभग 70 साल उनकी एज थी और वो यहीं एक कमरे के मकान में किराए पर रहती थी। उनका पोता जो था उसने सुबह कुछ उनसे पैसे मांगे, उनको पेंशन आदि मिलती थी। पैसे देने पे ही कुछ विवाद हुआ, इस पर लाठी डंडे से उसने प्रहार कर दिया और उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो अपराधी है उसकी तलाश में पुलिस की टीमें भेजी गई हैं। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी हो। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।